हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। आज करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक विकास। और यहाँ पर हम जो कल कृषि वाला जो हमने टॉपिक किया था, कृषि वाला सेकंड पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट। 25 नहीं, आज की क्लास में 30+ क्वेश्चन रहेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन है सारे के सारे। प्लीज जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। तो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, कृषि के लिए जो ऋण प्रदान किया जाता है, ऋण ले लेते हैं हम, तो वह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? भूमि विकास बैंक के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन लंबे समय के लिए कृषि का जो ऋण प्रदान किया जाता है, भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स। कृषि से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, तो इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, दोनों पार्ट्स को। तो देख लेते हैं। किसानों को उनकी अल्पावधि मतलब कम समय के लिए, किसानों को उनकी अल्पावधि और जो है दीर्घावधि, अल्पावधि मतलब कम समय के लिए और दीर्घावधि मतलब लंबे समय के लिए, आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। तो जब उनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं तो उनको क्या लेना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है। ऋण लेना पड़ता है तो प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को जो मिलने वाला है वह ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित है। जो किसानों को ऋण लेते हैं, जो उनके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? मुख्य स्रोत बताने हैं। ऋण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जब किसान ऋण लेते हैं कि जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वो अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए ऋण लेना पड़ता है उनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो जो आवश्यकताएं पूरा करने के लिए जो ऋण लेते हैं, वो ऋण लेने के मुख्य स्रोत बता रहे हैं। यहाँ मुख्य स्रोत कौन कौन से रहते हैं? तो ये है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, या तो वो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से ऋण लेते हैं, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से ऋण लेते हैं, या फिर व्यावसायिक बैंक से ऋण लेते हैं, या किससे ऋण लेते हैं? व्यावसायिक बैंक से ऋण लेते हैं, या फिर अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या जो अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांव में जो बैंक होते हैं, या उससे, या गैर सरकारी उधारदाता, ठीक है, या इनसे ऋण लेते हैं। तो ये हो गए उनकी 4 सोर्स जहां से वो ऋण लेते हैं। जब किसानों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो उनको क्या लेना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है। तो ऋण लेने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं, यहाँ से पढ़ लेना इनको अच्छे से। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से ऋण ले सकते हैं, प्राथमिक मतलब पहली कृषि सहकारी समिति से ऋण ले सकते हैं, या फिर व्यावसायिक बैंक से ऋण ले सकते हैं, या फिर अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण ले सकते हैं, या फिर गैर सरकारी उधारदाता से ऋण ले सकते हैं। ये 4 सोर्स हैं जहां से वो ऋण ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि वित्त सबसे बड़ा स्रोत रहा है। हाल ही में भारत में कृषि वित्त मतलब कृषि की जो वित्त आय होती है, कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा है? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा है कृषि वित्त का? तो ये रहेगा वाणिज्यिक बैंक रहेगा इसमें। भारत में हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत रहा है वाणिज्यिक बैंक। कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत रहा है वाणिज्यिक बैंक। ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि कृषि से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे लो, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं।
हैं। तो यहाँ हम कृषि वाला टॉपिक क्लियर करेंगे आज। भारत में कृषि वित्त के स्रोतों को बांटा जाता है। भारत में जो कृषि वित्त है उसको दो स्रोतों में बांटा जाता है। भारत में जो कृषि वित्त है उसको दो स्रोतों में बांटा जाता है। कौन से दो वर्गों में बांटा जाता है देख लेते हैं। क्लासिफाई किया जाता है टू पार्ट्स में। 1A संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं? एक तो संस्थागत स्रोत होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत दो तरह के स्रोत होते हैं। कृषि वित्त के स्रोतों को दो वर्गों में बांटते हैं, संस्थागत वर्ग और गैर संस्थागत स्रोत। ये है नंबर 1। संस्थागत जो स्रोत होते हैं उनमें कौन कौन से स्रोत आते हैं? जो कि है जो बिल्कुल परमानेंट होते हैं, जिसको कोई बदल नहीं सकता है, ये सरकार के द्वारा बना दिए जाते हैं। सहकारी समितियां एवं बैंक, सहकारी समितियां और बैंक, और व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियां और बैंक, व्यापारिक बैंक और अक्षेत्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक और अक्षेत्रीय बैंक, और सरकार। ये सरकार के द्वारा बनाई गई ऐसी चीजें हैं जिनको कोई भी नहीं बदल सकता और ये हमेशा परमानेंट होती हैं। तो सहकारी समितियां एवं बैंक, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय बैंक और सरकार। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं किसके? संस्थागत स्रोत के। और जो गैर संस्थागत स्रोत हैं इनमें देख लेते हैं महाजन और साहूकार। ये जो महाजन होते हैं और साहूकार होते हैं उनसे ले लेते हैं, ब्याज पर पैसे ले लेते हैं, और संबंधी तथा रिश्तेदारों से ले लेते हैं, और हम किसे लेते हैं? व्यापारियों से ले लेते हैं, और किससे ले सकते हैं? और ले सकते हैं जमींदारों से ले सकते हैं, व्यापारियों से ले सकते हैं, और आड़ती जिनको बोलते हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं, आड़तियों से ले सकते हैं। तो ये तो हो गए गैर सरकारी और ये हो गए हमारे सरकारी। तो इसमें गैर संस्थागत और संस्थागत हो गए दोनों। संस्थागत में सहकारी समितियां और बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और सरकार। और जो है गैर संस्थागत स्रोत है इसमें आ जाएंगे महाजन और साहूकार, संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आड़तियां। ये हो गए इसके गैर संस्थागत स्रोत। तो ये दो तरह के वर्ग होते हैं कृषि वित्त के क्षेत्र में, कृषि वित्त के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल और केवल 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हमारे रहने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम लिखिए। घटता हुआ क्रम लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम नहीं लिखना, घटता हुआ क्रम लिखना है। तो भारत में जो कृषि साख है, कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम लिखना है। यह है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये है। सबसे पहले आता है वाणिज्यिक बैंक, ये सबसे बड़ा बैंक होता है। वाणिज्यिक बैंक होता है सबसे पहले नंबर पर आता है वाणिज्यिक बैंक। उससे फिर थोड़ा छोटा होता है सहकारी बैंक। क्या होता है उससे थोड़ा छोटा? सहकारी बैंक। फिर होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सबसे पहले आता है कौन सा आता है? ये वाणिज्यिक बैंक आता है सबसे पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर आता है सहकारी बैंक आता है। फिर उसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सबसे लास्ट में आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। घटते हुए क्रम में लिखना है, तो ये घटते हुए क्रम में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहां से आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिएगा। कृषि से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कृषि एवं संबंधी क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर सकता है। सबसे कम पूछा है, सबसे कम संस्थागत साख प्रदान करता है। तो सबसे कम कौन प्रदान करता है? सबसे कम प्रदान करता है विदेशी निजी बैंक। कौन? विदेशी निजी बैंक। ये आएगा इसका आंसर। विदेशी निजी बैंक सबसे कम संस्थागत साख प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना उपयुक्त अंश संबंधित है। तो किससे संबंधित है? जो लाखों करोड़ों पुरुष और स्त्रियां जो है श्रमिक यानी काम करते हैं, श्रमिकों की तरह जो काम करते हैं, वो जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण, किस चीज में? हिस्सेदारी और सहयोग, आपस में जो सहयोग करते हैं, सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना। उनमें कैसे भर देना? सहयोगपूर्ण हिस्सेदारी और
और संयोग पूर्ण निष्पादन की भावना उनके अंदर भर देना कि संयोग से मिलकर काम करना चाहिए, वो प्रयुक्त अंश संबंधी है। किससे संबंधित है? सामुदायिक विकास से, कि सबका समूह में ही विकास हो सके, ठीक है, समूह बनाकर वो कार्य करते हैं, तो सामुदायिक विकास आएगा इसका आंसर। कैसी भावना भर दी जाती है उनके अंदर भर दी जाती है सामुदायिक विकास की भावना, ठीक है। वो जो स्त्री पुरुष है वो श्रमिकों की तरह जब काम करते हैं तो वास्तव में जब काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी और आपस में सहयोग पूर्ण जो निष्पादन की भावना उनके अंदर भर दी जाती है, वो प्रयुक्त अंश संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? सामूहिक विकास से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया सामुदायिक विकास से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्रदान की है, तो नहीं प्राप्त हुई है। भारत जो सरकार है, भारत ने जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है। कैसी प्राप्त कर ली है? राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु जो पारिवारिक सुरक्षा है नहीं प्राप्त की है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। कथन का तात्पर्य क्या है? तो इस कथन का क्या तात्पर्य है? खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, जो खाद्यान्न है उसका जो स्टॉक है वो तो बिल्कुल पर्याप्त है, अच्छे से है, उनमें खाने का जो है सामान है, तो खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। जो सभी परिवार हैं और सभी परिवार होते हैं, जो सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है उसको प्राप्त करने का। ये हो गया इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण क्या है? भारत में जो धीमी मतलब कम जो कृषि विकास हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कम कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण क्या रहा है? तो ये रहा है ग्रामीण निर्धनता, यानी गांव के लोग होते हैं वो निर्धन होते हैं, इसीलिए वो जो कृषि विकास गति है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसी का कारण है, ग्रामीण निर्धनता के कारण जो कृषि विकास गति है वो प्रभावी रूप से धीमी हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो उनको पर्याप्त रूप से खाद वगैरह या किसी भी अन्य चीज की जरूरत है तो वो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से जो कृषि विकास गति है वो धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित है, तो सुमेलित है, यहाँ पर कुछ सिमुलेंट दिए हुए हैं, यानी ये कुछ डेफिनेशन टाइप है, इनका आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली रैयतवाड़ी प्रणाली बार बार एग्जाम में आ जाती है, तो यहाँ से हम करते हैं इन प्रणालियों को, ये कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं और आपको इसके डिटेल बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा जागीरदारी प्रणाली। ये जागीरदारी प्रणाली होती क्या है इसका भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जागीरदारी प्रणाली होती क्या है? तो जागीरदारी प्रणाली क्या होती है? बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, बड़े सामंतों की जो है आवंटित भूमि होती है। यह बड़े बड़े जो साहूकार होते हैं, बड़े बड़े सामंतों की आवंटित भूमि को कहते हैं जागीरदारी प्रणाली। कौन सी प्रणाली कहते हैं? जागीरदारी प्रणाली। बड़े बड़े सामंतों की आवंटित भूमि को जागीरदारी प्रणाली कहते हैं। और जमींदारी प्रणाली क्या होती है? जमींदारी प्रणाली होती है मालगुजारी के इजारेदारों तथा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। जो मालगुजारी के इजारेदार होते हैं और तहसीलदार होते हैं उनकी आवंटित भूमि ये होती है इसके अंदर, जमींदारी प्रणाली के अंदर, ठीक है, याद रखना है। इजारेदार तथा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, इनको आवंटित भूमि ये आती है जमींदारी प्रणाली। रैयतवाड़ी प्रणाली बहुत ही ज़्यादा आती है एग्जाम में। रैयतवाड़ी प्रणाली क्या है? उप किराएदारी पर देने तथा गिरवी रखने तथा हस्तांतरण करने, उपहार देने तथा विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। तो ये आएगी प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। किस प्रकार की भूमि आवंटित?
उप किराएदारी पर देने के लिए और गिरवी रखने के लिए और हस्तांतरण करने के लिए और उपहार देने के लिए और विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि ये आएगी रैयतवाड़ी प्रणाली में। और महलवाड़ी प्रणाली क्या होती है, इसका बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। महलवाड़ी प्रणाली ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, ग्राम्य स्तर यानी गांव के जो स्तर है, ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त ये आएगा महलवाड़ी में। ठीक है, महलवाड़ी में भू राजस्व बंदोबस्त, ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त ये आएगा महलवाड़ी प्रणाली में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन। यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। जागीरदारी प्रणाली क्या होती है, फटाफट से एक बार और स्पीड से देख लेते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो है जागीरदारी प्रणाली होती है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि होती है जागीरदारी प्रणाली। जागीर होती है उनकी, वो अपनी जागीर मानते हैं, बड़े बड़े सामंत होते हैं तो बड़े बड़े सामंतों की आवंटित भूमि को जागीरदारी प्रणाली कहते हैं। और जो है जमींदारी प्रणाली क्या होती है, जमींदारी ये होती है मालगुजारी के इजारेदारों तथा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो ये उनको दी जाती है, इजारेदारों तथा तहसीलदारों की आवंटित भूमि। और रैयतवाड़ी प्रणाली क्या होती है, इसमें उप किराए पर देने के लिए, गिरवी रखने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए, उपहार देने के लिए, विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, वो अपनी भूमि को किसी को भी कैसे भी गिरवी रख सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रणाली होती है रैयतवाड़ी प्रणाली। और महलवाड़ी प्रणाली क्या होती है, ग्राम स्तर पर की गई, महलवाड़ी ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, ग्राम स्तर पर किया गया जो भू राजस्व बंदोबस्त है वो होता है महलवाड़ी। ठीक है, ग्राम स्तर पर भू राजस्व बंदोबस्त। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, केवल और केवल 30 क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के उद्देश्य हैं। तो जो कृषि लागत होती है और जो मूल्य आयोग होता है, इनके उद्देश्य को पूछा गया है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, कृषि लागत का और मूल्य आयोग का क्या उद्देश्य है। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित तथा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से, ठीक है, उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा करना। जो कृषि पण्य है उनको उचित रूप से जो किसानों को उपलब्ध कराकर तथा उनके हितों की रक्षा करना। दोबारा से एक बार देख लेते हैं बहुत अच्छे से। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, जो कृषि के मूल्य होते हैं उनको स्थिरीकरण कर देना, यानी उनको स्टॉप कर देना, जितना मूल्य उसको उतना ही रखना। तो कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण और कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय, और जो कृषक होते हैं उनके लिए एक वास्तविक आय यानी उनकी जो इनकम है वो स्तरों का सुनिश्चित कर देना, उसको सुनिश्चित कर देना, तथा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से, और लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराना। और जो भी वस्तुएं उपभोक्ता होते हैं, जो वस्तुएं खरीदते हैं, जो कृषि से संबंधित जो ये चीजें खरीदते हैं कृषि की, तो उनको आवश्यक उचित दरों पर उनको उपलब्ध कराकर और उनके हितों की रक्षा करना, ये उसका कार्य है। कृषि लागत का और मूल्य आयोग का और कृषि लागत का ये उद्देश्य है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एक बार फिर से बहुत अच्छे से बता देती हूँ। कृषि मूल्य जो होते हैं, कृषि के जो मूल्य होते हैं, जैसे धान वगैरह बिकते हैं, उसको स्थिरीकरण कर देना, यानी उनका मूल्य पहले से ही डिसाइड कर देना। और कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय, और कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय, जो कृषक होते हैं उनकी पहले से इनकम को, आय को, स्तरों का सुनिश्चित कर देना उसको। और क्या है, लोक वितरण पद्धति के द्वारा, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से जो उपभोक्ता होते हैं ना, ये जो खरीदार होते हैं, उनको आवश्यक कृषि पण्य जितनी उनको जरूरत होती है, नीड होती है, उचित दरों पर उनको उपलब्ध करा देना और उनके हितों की रक्षा करना, ये उसका कार्य होता है। आई होप बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो क्या सुनिश्चित करती है, जो खरीद नीति है वो क्या सुनिश्चित करती है?
सामर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की यानी खाने वाली खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति, जो खाने की चीजें होती है उनको खरीद नीति सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? कृषि मूल्य में स्थिरता, जो कि मैंने यहाँ बताया था। कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्राणदायिता मूल्य, कृषकों को, जो कृषक होते हैं उसको प्राणदायिता मूल्य तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडार। सार्वजनिक वितरण के लिए, वितरण मतलब इधर उधर चीजें भेजना, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण कर लेना, ये इसका कार्य है। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, न्यूनतम समर्थन मूल्यों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। जो किसान हैं उनकी जो पैदावार करते हैं वो पैदावार के लिए न्यूनतम कम से कम मूल्य सुनिश्चित करते हैं उनका, और सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा, और जो उनकी जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सही जो है कथन यह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। तो जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना है वह कब की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में, यानी मूल्य निर्धारित कर देना। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में। और चलते हैं आगे 15 क्वेश्चन पर, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। तो क्या अनुशंसा करता है? गेहूं के समर्थन मूल्यों की अनुशंसा करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। क्या? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये दोनों के दोनों गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसको अनुशंसा करता है, यानी मूल्य को निर्धारित करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। याद रखना है, कृषि लागत और मूल्य आयोग हमेशा मूल्य को निर्धारित करते हैं किसी भी चीज के। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे हो चुके हैं। 16 पर चलते हैं। केवल और केवल 30 क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को बीच में ना छोड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है हमारे, नॉर्मल से क्वेश्चन है और जो कि पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। तो क्या देता है? खाद्यान्नों के समर्थन मूल्यों की संस्तुति देता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। जो मूल्य की संस्तुति देता है, समझ में आया आपको अच्छे से? क्योंकि यहाँ से मैंने मूल्य से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। समर्थन मूल्य की संस्तुति भी मतलब निर्धारण करता है। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। तो मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्या करती है? क्रय करती है, तो वह है अति प्राप्ति मूल्य। क्या आएगा इसमें? अति प्राप्ति मूल्य आएगा। तो इसमें आएगा अति प्राप्ति मूल्य, यानी प्रोक्योरमेंट प्राइसेस आएगा, अति प्राप्ति मूल्य आएगा। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है तो अति प्राप्ति मूल्य। आगे चलते हैं। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वो जो हमारा विश्व है, यहाँ पर ऐसा कौन सा देश है जो सब्जियों का सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है? उत्पादन मतलब पैदावार होती है सबसे ज्यादा सब्जियों की, तो ये होती है चीन में। सबसे ज्यादा पैदावार होती है सब्जियों की चीन देश में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान है वाराणसी में।
आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, शोध संस्थान पूछा है यहाँ पर। और सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? यह वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 20, केवल 30 क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे आज। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर उत्पादित होती है? यह कर्नाटक में होती है, सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। वर्तमान में देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला कृषि उत्पादक है। तो क्या वर्तमान में देश के लिए सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला कृषि उत्पादक, दूसरे देश से जो भी मुद्रा यानी पैसे की जितनी भी आय होती है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला कृषि उत्पादक कौन सा है? तो कच्ची कपास होती है ना, जो कच्ची कपास सबसे ज्यादा मात्रा में मुद्रा कमाती है, पैसा कमाती है दूसरे देश से, कच्ची कपास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, खल्ली, कच्ची कपास, चावल और मसाले में से भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु कौन सी है? सर्वाधिक मूल्यवान, सबसे ज्यादा मूल्यवान कीमती वस्तु कौन सी है? इनमें से खली भी नहीं है सबसे कीमती, कच्ची कपास सबसे कीमती है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा मुद्रा जो है दूसरे देश से हमारा देश कमाता है, तो कच्ची कपास आएगा इसका आंसर। ठीक है, सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है कच्ची कपास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? सुनहरे चावल में प्रचुरता सुसर्जित की गई है। तो सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है विटामिन ए की। जो सुनहरे चावल होते हैं उसमें किस चीज की मात्रा पाई जाती है? विटामिन ए की। ठीक है, सुनहरे चावल में विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है, विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं फ्रेंड, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 30 क्वेश्चन है अपनी क्लास के आज, और 24 क्वेश्चन क्या है? 24 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, कृषि तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है, तो अभिकरण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? वह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा होता है? वह है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। 25 क्वेश्चन, 13 जनवरी 2016 को घोषित 13 जनवरी 2016 को घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब घोषणा हुई थी इसकी? 13 जनवरी 2016 को। याद रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को घोषित हुई थी। बीमाकृत करती है, तो क्या बीमाकृत करती है? यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, 13 जनवरी 2016 को जो घोषित हुई थी, बीमाकृत करती है क्या? चक्रवात एवं गैर मानसूनी वर्षा के होने वाली कटाई उपरांत घाटे को जो है अगर चक्रवात आ जाए, अगर गैर मौसमी वर्षा हो जाए, यानी जैसा मौसम नहीं है लेकिन वर्षा हो जाए, और फसल का क्या हो जाए? फसल का नुकसान हो जाए, नष्ट हो जाए, तो क्या मिलेगा? बीमा मिलेगा उसका। 13 जनवरी 2016 को यह घोषित कर दिया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, याद रखना है, चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाला जो घाटा है उसके प्रति यह बीमा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24,
खरीफ 2007 मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई। कब लागू की गई? कर्नाटक में लागू की गई 2007 में। ठीक है, खरीफ 2007 मौसम आधारित फसल बीमा, खरीफ 2007 मौसम आधारित फसल बीमा है ये है। ऊपरला था, ऊपर वाला था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में, खरीफ 2007। ठीक है, सबसे पहले कर्नाटक में यह लागू की गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है। तो भारत में जो कृषि है उसकी निम्न उत्पादकता के कारण क्या है, यानी कम उत्पादन होता है। क्यों होता है? जनसंख्या का दबाव होता है और प्रचंड बेरोजगारी होती है और भूजोत का छोटा आकार होता है। भूजोत का छोटा आकार होता है, जोतने के लिए जो जगह वो छोटा आकार होता है, और बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी है और जनसंख्या का दबाव है, इसीलिए जनसंख्या का ज़्यादा दबाव, इसलिए निम्न उत्पादकता होती है कृषि की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन अपने नहीं बचे हैं, केवल और केवल हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। हरियाली योजना संबंधित है। तो ये जो योजना है हरियाली योजना, यह संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? हरियाली से, हरा मत समझ लेना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। अगर जल प्रबंधन अच्छा होगा, अगर कृषि को पूरी तरह से अच्छे से पानी मिलेगा तो हरियाली आएगी, ज़्यादा अच्छी फसल होगी। तो जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, तो जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विशेष कृषि उपज योजना, विशेष कृषि उपज योजना जो है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से है। यानी जो निर्यात होता है, आयात तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं अपने देश में, कोई भी चीज़ है, और निर्यात है उसको हम भेज देते हैं। तो कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल को जो है विशेष कृषि उपज योजना का संबंध इससे है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध अच्छी कृषि अगर अच्छी कृषि होगी तो अच्छा उत्पादन होगा तो हम क्या करेंगे? उसका निर्यात कर देंगे। कृषि पदार्थ के निर्यात के उछाल से, ठीक है, इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। केवल हमारे 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, और कमेंट करें कैसी आपको वीडियो लगी, कैसी नहीं लगी। इससे पहले हमने जो है हिस्ट्री के टॉपिक्स किए हैं, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा कवर कर चुके हैं। अलग अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ताकि आपको इजीली आपको अलग से वीडियोस मिल जाए। और लुसेंट जीके के भी हमने 10 पार्ट किए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और आप अगर हरियाणा का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो हरियाणा से रिलेटेड भी हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी किए हैं जो कि हमने पार्ट वाइज किए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और संपूर्ण हरियाणा जो है वो हम कर चुके हैं, संपूर्ण हरियाणा वो हम 7 दिन में कर चुके हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम था तो मैंने 7 दिन में करवाया था। वो वहाँ से आपके सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम में वहाँ से आ गए थे, सारे टॉपिक वहाँ हमने कवर कर रखे हैं। तो आप देख लीजिएगा अगर आपको कोई हरियाणा से रिलेटेड पेपर देना है तो। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वर्ष 2008 में। क्वेश्चन नंबर 29, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना होती है, ये क्या होती है फ्रेंड्स? इसको अभी आपको पता होना चाहिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख प्रदान करना
साख प्रदान करना, यह है क्रेडिट कार्ड योजना। किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता के लिए, जो उनको आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त और समयानुकाल साख प्रदान कर देना। ठीक है, तो ये इसका कार्य है क्रेडिट कार्ड का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर है? जो ये केंद्रीय है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय चरगाहा और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चरगाहा और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह है हमारा झांसी में। चरगाहा और चारा अनुसंधान कहाँ पर है? यह है हमारा झांसी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 30+ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। और आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे अच्छे से, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो आप देख लीजिएगा, इससे पहले वाला पार्ट भी हम कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 बजे। कल 3 बजे हमारी साइंस की क्लास रहती है। प्लीज़ वो वीडियोस भी आप देख लीजिए करें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे साइंस को, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक लगा दूंगी, ताकि आपको अच्छे से और सही जगह पर आपको वो मिल जाए, क्योंकि आपको प्लेलिस्ट से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने ये करवाए हैं, तो ये हमारी लॉन्ग वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। बाकी मैं अलग से भी इसका लिंक लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 से 3:30 साइंस करेंगे, और 8 से 8:40 हम करेंगे जीके। डेली जीके रहती है अपनी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।